नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में विशेषताएं जो उनकी है, उसको समझते हुए इन तीनों के मध्य जो मौलिक अंतर है, उस पर भी विचार करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सामग्री है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। रीति काल में सामान्य रूप में 3 प्रकार की काव्य रीति धाराएं पाई जाती हैं। पहली है रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त। इस धारा की विशेषताओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ तीनों के मध्य जो अंतर है उसे भी समझते हुए चलेंगे। रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण देते हुए संस्कृत में काव्य शास्त्र के आधार पर काव्य रचना की। इनमें मौलिकता का अभाव है। तो रीतिबद्ध कवि कौन कवि हुए? जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काव्य की रचना की है। इनमें मौलिकता का अभाव है। रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, किंतु उनकी आस्था रीतिबद्ध काव्य रचना की रही है। ये रीति से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है? लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, किंतु उनकी आस्था जो है, उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं वो रीतिबद्ध परंपरा में रही, वो रीति से मुक्त पूर्णतया नहीं है। अब रीति मुक्त धारा के कवि रीति के बंधन से पूर्णतया मुक्त है। अब रीति मुक्त क्या है? वो पूरी तरीके से रीति के बंधन से मुक्त है। उनकी रचनाओं में श्रृंगारिकता का बाहुल्य है। ये कवि केवल नायिका से नक्सिक वर्णन तक अपने को सीमित नहीं रखते, अपितु काव्य की उदात्त भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। ये स्वयं को नक्सिक तक सीमित नहीं रखते, नायिका के सौंदर्य के वर्णन तक स्वयं को सीमित नहीं रखते। इनकी जो रचनाएं हैं वो उदात्त भावना से ओतप्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो विशेषता है उसे देखते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि अपने को कवि से अधिक कवि शिक्षक मानते हैं। मतलब किस तरह से कवि को रचना कार्य करना चाहिए, कवि का रचना कर्म कैसा होना चाहिए, इस पर इनकी नजर ज्यादा थी, इस पर दृष्टि ज्यादा थी। ये स्वयं को आचार्य मानते थे और अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना इनकी रचनाओं का उद्देश्य था। ये मूलतः रचना न करके काव्य शास्त्र की रचना करते थे कि किस तरीके से काव्य की रचना की जाएगी, उनमें कौन कौन से तत्व होंगे। आगे बढ़ते हैं। रीति सिद्ध जो काव्य धारा के कवि हैं, काव्य कवि की उपाधि से विभूषित किए गए। मतलब इन्होंने काव्य कवि, काव्य की रचनाएं की, क्योंकि रीति परंपरा को स्वीकारते हुए भी कवि के गौरव की रक्षा की। मतलब ये रीति की परंपरा को मानते तो है, लेकिन साथ ही साथ कवि का जो कर्म है काव्य रचना करना, इन्होंने काव्य रचना की है, उसके गौरव की रक्षा की है। उनका उद्देश्य आचार्य बनकर काव्य शास्त्र या लक्षण ग्रंथ की रचना करना नहीं था। तो ये मौलिक अंतर हम देख पा रहे हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब रीति मुक्त में देखते हैं। रीति मुक्त कवि कैसे थे? स्वच्छंदता मूलक थे, अनुभूति जन्य रचनाएं किया करते थे। वो जो स्वयं महसूस करते थे, उनके अंदर जो विरह की पीड़ा थी वो अनुभूति जन्य थी। वो पहले स्वयं उस दर्द से गुजरते थे, फिर उसे रचनाओं में पिरोते थे। उस विरह को, उस पीड़ा को। कवि शिक्षक या काव्य कवि बनने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। मतलब ये अनुभूति जन्य है। काव्य रचना स्वतः हो जाती थी। वो अपनी अनुभूतियों को जब व्यक्त करते थे, अपनी पीड़ा को जब व्यक्त करते थे, तो वो स्वयं कविता बन जाती थी। तो ये अंतर है रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध में। आगे बढ़ते हैं। तीसरी विशेषता के माध्यम से हम इन तीनों के मध्य अंतर को अब समझते हैं। आइए। रीतिबद्ध काव्य में लक्षण के उदाहरणों की बहुलता है। इन्होंने एक और शुद्ध लक्षण ग्रंथ लिखे और दूसरी ओर उदाहरण उपस्थित कर श्रृंगार काव्य रचे। रीतिबद्ध जो कवि थे वो क्या किए? लक्षण के उदाहरण की बहुलता है। मतलब उन्होंने जो भी एक परिपाटी संस्कृत का ही अनुकरण किया, संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का ही अनुकरण करते हैं, उसी के अनुरूप वो स्वयं रचना करते हैं और उदाहरण भी देते हैं लक्षण ग्रंथों के।
इन्होंने एक और शुद्ध लक्षण ग्रंथ लिखे हैं कि क्या क्या गुण होना चाहिए कवि और उसके काव्य में। उस परिपाटी के अनुरूप उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किए कि इस तरीके से कविताएं होनी चाहिए। और श्रृंगार काव्य रचे हैं, मुख्यतः श्रृंगार काव्य रचे हैं। रीति सिद्ध कवियों ने कवित्वपूर्ण उक्तियों की रचना की है, उसमें चमत्कार है। वो कवित्व रचते थे, लक्षण ग्रंथ ने कवित्व रचते थे, कविताएं करते थे। ये स्वानुभूति पर अधिक बल देते हैं, अतः इनके काव्य में नई उद्भावनाएं हुई है। मतलब स्वयं अनुभूति कर करके नक्सिक वर्णन में भी नए नए उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। उनकी रचनाओं में अनुभूति की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हुई है, जो अनुभूति वो करते थे उसे वो रचते थे। आगे बढ़ते हैं। रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में वियोग वर्णन अपने चरम रूप में व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में प्रेम की विरहावस्था की तीव्र अनुभूति व्यक्त हुई। संयोग पक्ष जो श्रृंगार का है उसकी अपेक्षा वियोग पक्ष का चित्रण रीति मुक्त कवियों ने अधिक किया है। विरहावस्था की तीव्र अनुभूति, जो विरहावस्था में पीड़ाएं होती है, जो स्तर है विरहावस्था का, उसका चित्रण इन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। आगे बढ़ते हैं, चौथी विशेषता और चौथे अंतर की ओर चलते हैं। रीतिबद्ध कवियों ने अपने ग्रंथ पद में लिखे हैं, पद में लिखे हैं। काव्य विवेचना के लिए पद विद्या उपयुक्त नहीं है। अब पद में रचे हैं तो पद छंद के बंधन में होता है, तो जो भी विचार, जो भी लक्षण ये प्रस्तुत किए हैं वो पूर्णतया ये व्यक्त नहीं कर पाए हैं। पद विद्या उपयुक्त नहीं होती। किसी भी विवेचना, जहां हम वर्णन कर रहे हैं, व्याख्या समझा रहे हैं, तो वहां पद उपयुक्त नहीं, गद्य चाहिए, तो उपयुक्त नहीं होती। इन कवियों का मूल उद्देश्य क्या था? काव्य रचना की अपेक्षा आचार्य और पांडित्य का प्रदर्शन था। तो ये हो गए रीतिबद्ध कवि। तो अपने पांडित्य, अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन करना इनका मुख्य उद्देश्य था, काव्य रचना नहीं। रीति सिद्ध कवियों ने रीति को प्रथम कवि कर्म नहीं माना है। ये प्रथम मतलब मुख्य रूप में रीति कर्म को नहीं मानते। रीति परिपाटी में ये भी बंधे हैं, लेकिन वो गौण है, इसलिए इनके भाव रीति के बोझ से मुक्त है। यहाँ कला पक्ष और भाव पक्ष को समान महत्व देते हैं जो रीति सिद्ध कवि हैं। और रीति मुक्त कवियों ने काव्य की रचना मुक्तक शैली में की है। इन्होंने रीति के बंधन को नहीं माना है, रीति के परिपाटी पे ये नहीं चले जैसे बाकी कवि चले हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। ये स्वयं मुक्तक शैली में रचना करते हैं नई उद्भावनाओं के साथ। तो आज हमने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा में जो मौलिक अंतर है, इनकी विशेषताओं के साथ समझा है। उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। एक नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।